जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये 3 दिन है, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये 3 दिन जो हैं वो लेक्चर हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। तो उससे ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह LMS के ऊपर जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो वेबसाइट है उसके ऊपर इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे, तो मंडे या ट्यूसडे तक। तो अभी यूट्यूब से ही आप देखते रहें, और कल वाले लेक्चर्स के साथ जो है वो नोट्स भी अटैच थे चैप्टर 4 के, तो वहीं से आप जो है वो चैप्टर 4 के नोट्स ओपन कर लें और स्टार्ट करते हैं अब हम लेक्चर 2। हाँ जी, ये कल क्या बात चल रही थी? हाँ, कल बात चल रही थी, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर। पूछ के हो क्या बात है? एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर, और एक होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पूछो। तो ये 3 टैक्स ईयर होते हैं हमारे। तो अब सवाल ये अराइज होगा कि पॉइंट 11 हमारा रह गया था। हाँ, पॉइंट 11। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखें, पॉइंट नंबर 3, तो इसमें बंदे ने इजाजत ली थी कमिश्नर से कि तुम मुझे यूज करने दो 12 महीने का अरसा जो कि अदर देन नॉर्मल हो, यानी नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत ली थी कमिश्नर से। और आगे हमने पढ़ा था कि अगर आप पॉइंट 5 में कंपेलिंग नीड शो करेंगे तो इजाजत मिलेगी। अच्छा, 5 में उस बंदे ने इजाजत मांगी थी कमिश्नर से कि तुम मुझे स्पेशल से नॉर्मल पे जाने दो। अब अगर एक बंदा गया और उसने इजाजत मांगी कि मुझे नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दें, और कमिश्नर ने नॉर्मल से स्पेशल पर ना जाने दिया, तो ये बंदा तो गमगीन होगा और इसके दिल में आएगा भाई मैंने रिक्वेस्ट की है कमिश्नर से मुझे नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दो, कमिश्नर मुझे जाने नहीं दे रहा। ऐसी सूरत में इसके पास एक ऑप्शन है, ये कमिश्नर की शिकायत FBR को लगा दे कि FBR कमिश्नर को मैंने कहा है मेरा बड़ा जेन्युइन केस है, मुझे नॉर्मल से स्पेशल पे नहीं जाने दे रहा, तो प्लीज FBR आप मेरी रिक्वेस्ट सुनो। तो कमिश्नर की शिकायत आप FBR को लगा सकते हैं। अभी मैं नीचे पढ़ता हूं। या अगर आप स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत लेने गए थे, और अगर स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत लेने गए तो आपको वापस नॉर्मल पे आने की इजाजत कमिश्नर ने नहीं दी, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में अगेन आप FBR के पास चले जाएंगे और कहेंगे पॉइंट 4 के तहत मैंने रिक्वेस्ट की थी, अ पर्सन यूजिंग स्पेशल में अप्लाई, मैंने अप्लाई किया था राइटिंग में कमिश्नर को, लेकिन कमिश्नर ने मुझे स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं FBR कि प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करो। अच्छा, एक और सिनेरियो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने पॉइंट नंबर 7 के अंदर। पॉइंट नंबर 7 में हमने ये पढ़ा था कि कमिश्नर ने आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन बाद में कमिश्नर ने आपको दी गई इजाजत विड्रॉ कर ली। ऐसी सूरत के अंदर भी आपको दुख हो सकता है कि यार कमिश्नर तुमने मुझे दी गई इजाजत वापस ले ली। अब ये 3 सिनेरियोज हैं। क्या आप नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत लेने गए, पॉइंट 3 में नहीं मिली, बुक इंशाल्लाह ना हमारी उम्मीद है 3-4 दिनों में आ जाएगी। अच्छा, आप स्पेशल से नॉर्मल पे इजाजत लेने गए, नहीं मिली, या नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत तो मिल गई लेकिन मिली हुई इजाजत कमिश्नर ने वापस ले ली। इन तीनों सूरतों के अंदर मोहतरम आपने क्या करना है? यू आर सपोज टू रिक्वेस्ट टू FBR, आपने फेडरल बोर्ड को रिक्वेस्ट करनी है। अब ये पढ़िएगा जरा, अ पर्सन, पॉइंट 11 पढ़ने लगा हूं। अ पर्सन dissatisfied with any order of commissioner under subsection 3 नॉर्मल से स्पेशल वाला, अंडर सबसेक्शन 4 स्पेशल से नॉर्मल वाला, या दी गई इजाजत वापस ले ली। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिक्वेस्ट करेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्लीज आप मुझे ये इजाजत दे दें। मिसाल के तौर पे 3 वाला सिनेरियो था तो फेडरल बोर्ड इसको इजाजत दे सकता है कि नॉर्मल से स्पेशल पे तुम चले जाओ, बट द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल। तो समझ लें कमिश्नर अब्बू हैं, बोर्ड से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दादा हैं, तो अब्बू की शिकायत आपने, अब्बू की शिकायत दादा को अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा चलें, कमिश्नर की शिकायत आपने फेडरल बोर्ड को लगा दी, फेडरल बोर्ड का फैसला फाइनल होगा, फेडरल बोर्ड की शिकायत आपने कहीं नहीं जाके लगानी। द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल।
अच्छा, इस तरह ना सोचा करें, हम क्लासेस में बैठे होते तो हम सवाल पूछते कि फेडरल बोर्ड जो है उसकी शिकायत किसी कोर्ट में लग सकती है या नहीं लग सकती। भाई जो बातें आपके स्कोप में होंगी इंशाल्लाह उस स्कोप के अंदर रहते हुए की जाएंगी। और विद द पास्ट एक्सपीरियंस अंदाज़ा हो गया हुआ मुझे भी स्टूडेंट क्या सवाल पूछते हैं। तो इंशाल्लाह जो सवाल आपके जहनों में आए बहुत अच्छी बात है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब बन जाएंगे 1-2 दिन में, बल्कि शायद आप बन भी गए हों, उसमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिस हद तक आपको करवा दिया इट इज़ एनफ। तो इस मामले में बोर्ड का फैसला जो है वो फाइनल होगा। इस मामले में बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। तो अब मोहतरम आगे चलें। ये पॉइंट 11 हमारा हो गया, ठीक है जी। हाँ यार, एक बात रह गई थी, वो अब मैं आपसे करनी थी। पॉइंट 2 में आए। पॉइंट 2 में आखिरी डेडलाइन आ रही है, इसको देखते हैं जी। पॉइंट 2 में आखिरी डेडलाइन। अच्छा यार, एक डिस्कशन हमारी चल रही थी, उसके ऊपर अब मैं बात करता हूं। ये कल आपसे मैंने शेयर की थी डायग्राम। इसमें आप बड़ा अटेंटिवली एक मुझे बात का जवाब दीजिएगा और सोच के देना जवाब। 30 जून 18 हमारा ईयर एंड है, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? आपको बताया था क्लोजिंग डेट देखेंगे, वो टैक्स ईयर 2018 बन गई। बड़ा अटेंटिव हो जाए। 30 जून 19 हमारा ईयर एंड है, डिस्क्लोज कैसे करेंगे? नॉर्मल है, बट टैक्स ईयर 2019 से। 31 मार्च 20 तो 2020, 31 मार्च 21 तो 2021, 31 मार्च 22 तो 2022। इट इज सो सिंपल। बट जिस तरह लॉ मेकर ने वर्डिंग यूज की है और जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं वो आपको समझाने लगा हूं, क्योंकि उसकी बुनियाद पे हमने एक अगली एग्जांपल आज करनी है। तो जरा कॉन्सेप्ट आपने फोकस करके सुनना है। लॉ मेकर ये पूछता है, लॉ बनाने वाला, कि यार आप जब आपका ट्रांजिशनल या स्पेशल टैक्स ईयर हो ना, तो आप इन चक्रों में मत पड़ो कि क्लोजिंग डेट देखो। आप एक चीज सोचो। क्या चीज सोचो? कि 31 मार्च 20 हमारा साल खत्म हो गया। अगर 31 मार्च 20 पे हमारा साल खत्म ना होता तो बताओ कब खत्म होता? नॉर्मल साल, जिन लोगों का नॉर्मल साल चलता है, सोचें 31 मार्च 20 पे हमारा साल खत्म हो गया है। अगर 31 मार्च 20 पे ये साल खत्म ना होता तो कब खत्म होता? एक्सेलेंट, 30 जून 20। 30 जून 20 पे ये साल जो है वो खत्म हो जाता। तो 30 जून 20 को कैसे डिनोट करते हैं? 30 जून 20, 30 जून 18 को 18 से, 30 जून 19 को 19 से, 30 जून 20। यहां पे कहीं पे अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलने देता तो 30 जून 20 पे यहां पे साल मेरा खत्म हो जाता। तो 30 जून 20 को डिनोट करते 2020 से, तो इसको भी डिनोट कर दें 2020 से। नेक्स्ट, आगे जरा समझिएगा बात। ये 31 मार्च 21 है मोहतरम। आपने ऐसे सोचना है कि 31 मार्च 21 अगर अभी खत्म ना होता और इसको आम तरीके से चलने दिया जाता तो ये 31 मार्च 21 के बाद कौन सा जून आ रहा है? अप्रैल, मई, जून। 30 जून 21 आ रहा है। 30 जून 21 को कैसे डिनोट करते हैं? टैक्स से 2021 से। सोचना इस तरह है। अच्छा, 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 को जरा नॉर्मल तरीके से चलने दें, मार्च में ना रोकें। अप्रैल, मई, जून, इसके फौरन बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? अपने रजिस्टर पे लिखें। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख देखा करेंगे, उर्दू में लिखें प्लीज। स्पेशल टैक्स ईयर या ट्रांजिशनल जो भी हो, स्पेशल या ट्रांजिशनल की आखिरी, नॉर्मल का तो उसूल सिंपल है ना, स्पेशल या ट्रांजिशन की आखिरी तारीख, स्पेशल या ट्रांजिशनल की आखिरी तारीख देखा करेंगे और फिर सोचेंगे इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। फिर सोचेंगे उसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। उस 30 जून वाली जो डेट होगी उसके साथ डिनोट कर देंगे। उस 30 जून वाली जो डेट होगी उसके साथ डिनोट कर देंगे। ओके, इस बात को जरा अब आपने लॉ में पढ़ना है। ये जो बात छोड़ी हुई थी कलम ने, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to normal tax year, shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of special tax year falls। थोड़ी सी इंग्लिश समझने वाली है, मैं ना तरतीब से लेके चलता हूं। क्लोजिंग डेट ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर, हाँ जी भाई, व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर?
व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? इंग्लिश थोड़ी सी जरा समझने वाली है। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? 31 मार्च 22। यस, क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर 31 मार्च 22। इसका रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? इसका रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर पता है आपको? अगर काम चलता रहता तो 30 जून 22 को इसका रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हो जाना था। ऐसा ही है ना? सोचो जरा, 31 मार्च 22 को हमारा ईयर एंड हो गया। अगर इसको चलने दिया जाए नॉर्मल तरीके से, चल यार खैर है, अप्रैल मई जून चल, इसको चलने दिया जाए नॉर्मल तरीके से तो 30 जून को तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब जरा इंग्लिश आपने फोकस करके पढ़नी है। इंग्लिश क्या है? ये पॉइंट 2 में, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। अच्छा, क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर अभी क्या थी? 31 मार्च। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर अपने रजिस्टर पे देखें, डायग्राम बनी हुई है, रजिस्टर पे देखें, ज्यादा फोकस करेंगे आप। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर क्या थी? 31 मार्च 22। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर थी 31 मार्च 22। उसका रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 क्लोजिंग डेट थी, 31 मार्च 22। उसका रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? 30 जून 22। 30 जून 22 को किस कैलेंडर से डिनोट करते हैं? 22 से। 22 से तो शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। तो क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर बताओ, 31 मार्च 22। इसका रेलिवेंट टैक्स ईयर बताओ, 30 जून 22। 30 जून 22 को किस कैलेंडर ईयर से डिनोट करेंगे? 22 से, इसलिए इसको भी 22 से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये मिसाल ना आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब मैं अगली मिसाल कराता हूं आपको, इससे ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब आपने बड़ा एंजॉय करना है इसको। अगली एग्जांपल, ये सारी बात इंशाल्लाह अब आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, एक बंदे का ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, 1 जुलाई 17 को शुरू हो रहा है और 30 जून 18 को खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये 12 महीने हैं और ये कौन सा ईयर है? एन फॉर नॉर्मल। इसे कैसे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2018। क्लियर? इसने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि मुझे 30 सितंबर पे ईयर एंड करा दो। थोड़े से 3 महीने ज़रा लेंथी बन गए हैं, इस तरह कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा 30 जून 18 को ज़रा लेंथी करा लेते हैं। अच्छा, इसने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 महीने जो है वो डाल दो और हुकूमत आप मुझे ईयर एंड करवा दें 30 सितंबर 18। गॉट इट? इसने हुकूमत से रिक्वेस्ट की आप मुझे ईयर एंड करवा दो 30 सितंबर 18। अब 3 महीने का ट्रांजिशन आएगा। अब सोच के बताओ, हम मार्च का ईयर एंड चाह रहे हैं या जून के फौरन बाद सितंबर का ईयर एंड चाह रहे हैं? सितंबर का ईयर एंड चाह रहे हैं। क्लियर? अब बता दो, 3 महीने बाद 30 सितंबर 18 आ गया, अगला 30 सितंबर कब आएगा? एक्सेलेंट, 30 सितंबर 19। कैलेंडर देखना आता है ना हमें। 30 सितंबर 18 के बाद देखो, 30 जून के बाद अगर मैं चाहता हूं मैं 30 सितंबर पे ईयर एंड करूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर 18 मेरा साल खत्म हो गया। अब 30 सितंबर 18 पे जब मेरे 3 महीने खत्म हो गए तो अब ऑब्वियसली मैं एक नॉर्मल सर्कल में आ जाऊंगा। नॉर्मल तो नहीं, स्पेशल मींस। तो अब मैं एक सर्कल में आ जाऊंगा जिससे मेरा हर साल ईयर एंड 12 महीने बाद ही हुआ करेगा। अब बताओ ये कितने महीने बने? 12 महीने। अच्छा, इसका नाम कल क्या रखा था? नॉर्मल, इसका ट्रांजिशनल और इसका स्पेशल। क्लियर? और मेरा नहीं ख्याल मुझे अगला साल, चलो अगला साल बनवा दो, अगला साल बनाने की जरूरत है। अगला साल कब एंड होगा बोलो आप? 30/9/20। और ये भी कितने महीने का होगा? 12 महीने का। और इसका नाम भी क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। अब डिनोट कैसे करना है ये आपने बड़ी अटेंटिवली सुनना है। मैं यहां से शुरू करवा रहा हूं डिनोट करना। अच्छा, अब आपको जो मैंने रजिस्टर पे असूल बताया है, उर्दू में लिखवाया है, उसके मुताबिक आपने सोचना है। जरा सोचो, 30/9/20 को अगर मैं 30/9/20 पे एंड ना करूं, 30/9/20, आंखें बंद करके सोचो मैं सितंबर में खड़ा हूं, अभी 2020 कल छोड़ो, 2020 छोड़ो, आंखें बंद करके सोचो मैं 2020 सितंबर में खड़ा हूं मैं,
सितंबर के बाद जून कौन सा आएगा? इस सितंबर के बाद जून कौन सा आएगा? इस सितंबर, हाँ सितंबर के बाद, इस सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आपको फीलिंग आ रही है 3021 आएगा? 3021 आएगा। तो मेरे भाई इसको डिनोट करेंगे, इंटरेस्टिंग बात सुनो, टैक्स ईयर 2021 से। सर ये क्या अजीब बात हुई, 19 में शुरू हुआ, 20 में खत्म हुआ, आप कह रहे हैं टैक्स ईयर 2021 से डिनोट करें। जरा फोकस करो थोड़ा सा। मैं ना आपके सामने नॉर्मल एक सर्कल चलाऊं यार। अगर नॉर्मल सर्कल किसी बंदे का चल रहा होता तो ये 30 जून 20 बनता है, ये 30 जून 20, और ये 30 जून 21 बनता है। इससे बात समझ आएगी। ये 30 जून 20 बन गया, ये 30 जून 21 बन गया, तो इसका मतलब है ये 30 जून 21 वाले साल के पहले 3 महीने गुजर चुके हैं। आपको पता है 30 जून 20 से अगला साल शुरू हो गया होगा। तो जब 30 जून 20 से अगला साल शुरू हो गया होगा तो जुलाई का सितंबर भी आ गया। तो एक्चुअली ये जो नॉर्मल ईयर, जो मैंने हैंगिंग सा ब्रिज बनाया है, ये नॉर्मल ईयर तो 21 का ही है। तो मैंने 21 बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, लेकिन जो असल बात है ना, जो आपने याद रखनी है, वो मैं दोबारा उर्दू में लिखवा देता हूं, ठीक है? रजिस्टर पे लिख लें, 30/9/20 मेरे स्पेशल ईयर का एंड है। लिखें 30/9/20 मेरे स्पेशल ईयर का एंड है। लिख लिया। अगर मैं इसको चलने दूं, 30/9/20 पे ना ब्रेक मारें, अगर मैं इसको चलने दूं तो ब्रेक लगेगी, कौन सा वाला जून आ रहा है अब? 30 जून 20 नहीं आ रहा, ये ना बोलना। हाँ, अगर मैं इसको चलने दूं तो ब्रेक लगेगी 30 जून 21 पे। तो जब 30 जून 21 पे ब्रेक लगेगी तो 30 जून 21 को कैसे डिनोट करते हैं? 21, इसलिए इसको 21 के तौर पर डिनोट करेंगे। अब वो जो इंग्लिश लिखी हुई थी वो मैं ज़बानी पढ़ रहा हूं। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? ये जो इंग्लिश यहां लिखी हुई थी, बस इंशाल्लाह बुक्स आ जाएंगी 3-4 दिन में। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? बोलो 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 बोलो। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? 30/9/20। व्हाट इज द नॉर्मल टैक्स ईयर? इससे जो रेलेवेंस क्रिएट करे, व्हाट इज द नॉर्मल टैक्स ईयर इसका? 30 जून 21। 30 जून 21 का कैलेंडर 21 में गिर रहा है, तो इसलिए इसको टैक्स ईयर 2021 कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, इन दोनों का टैक्स ईयर मुझे लिख के दे दें। इन दोनों का टैक्स ईयर कैसे डिनोट करेंगे? क्या इशू आ रहा था? हाँ, अब सोचो यार, जो मैंने तरीका बताया उर्दू में उसको सोचो। ये क्या है? 30/9/19। 30/9/19 पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर सोचो इसके बाद कौन सा 30 जून आना है? सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 जून 20 आएगा। 30 जून 20 को कैसे डिनोट करते हैं? एक्सेलेंट, टैक्स ईयर 2020, इसलिए इसका क्या नाम रख देंगे? टैक्स ईयर 2020। क्लियर हो गया? ओके, ये डिनोट करने का तरीका है, नाम रखने का तरीका है। ऑब्वियसली हमें बताना पड़ेगा कि स्पेशल ईयर शुरू कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है। नेक्स्ट, 30/9/18 है। अब सोचो 30/9/18 है, सितंबर है। अभी 18 का लफ्ज ना सोचो, अभी 18 का लफ्ज ना सोचो, सितंबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये कौन सा वाला जून बनेगा? 30 जून 19। एक्सेलेंट, 30 जून 19। 30 जून 19 को कैसे नोट करेंगे? एक्सेलेंट, टैक्स ईयर 2019। चलें जी, नोट कर लें सारी डायग्राम। टैक्स ईयर 2019। ठीक है? अच्छा जी, आखिरी मिसाल कर लें ताकि ये बात खत्म हो जाए। वो इंग्लिश तरह याद कर लेना कि क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर 30 जून 21 वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में गिर रही है, उसे डिनोट करते हैं 21 से, वो जो इंग्लिश लिखी हुई थी। अच्छा,
फिर साथ साथ कवर करते रहें, लेक्चर पेंडिंग नहीं होने देने और याद भी करते रहें। अच्छा आखिरी एग्जाम्पल यार, ये देखो 1 जुलाई 18 और 30 जून 19। क्लियर? ये कौन से, ये 12 महीने हैं, ये कौन सा ईयर बनेगा? नॉर्मल। कैसे डिनोट होगा? 2019। मैं चाहता हूँ मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर को हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर को हो जाए, तो 31 दिसंबर 2019। एक्सेलेंट। ये कौन से महीने बनेंगे? 6। डिनोट कैसे करना है? छोड़ो। ये कौन सा साल बनेगा? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल बनेगा। ओके, इसको भी थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, 31/12/19। अब बताओ मेरा साल कब खत्म होगा? 31/12/20। ये कौन से महीने बने? 12 महीने। ये नॉर्मल हो गया, ये ट्रांजिशनल हो गया, ये स्पेशल हो गया। अब आप मुझे इसके टैक्स ईयर बता दो। इसका बताओ पहले, 31/12/20 वाले का। 31/12/20 पे खड़े होकर अपने दिमाग में दही नहीं बनानी, सोचना है कि 31/12/20 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन सा 30 जून आ रहा है? 21। अच्छा 30 जून 21 को आपको पता है कैसे डिनोट करते हैं? 30 जून 21 को, 30 जून 21 का कैलेंडर 21 का कैलेंडर बनेगा ना, तो इसे क्या नाम रखेंगे बताओ? एक्सेलेंट, टैक्स ईयर 2021। उम्मीद है घरों में बैठे हुए भी आपसे नतीजे पे पहुंचे होंगे। अच्छा ये क्या ईयर एंड आ रहा है? 31/12/19। जरा मुझे सोच के बताओ, 31/12/19 पे अगर एक बंदा खड़ा है तो इसके बाद कौन सा जून आ रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन सा जून आ रहा है? 30 जून 20। 30 जून 20 का 20 को 20 से डिनोट करेंगे, तो इसका बता दो क्या नाम रखेंगे? टैक्स ईयर 2020। टैक्स ईयर। अब क्लियर हो गया? तो हमने डिफरेंट मिसालें कर ली लेके, एक हमने मिसाल की सितंबर के एतबार से, एक दिसंबर के एतबार से, एक मार्च के एतबार से। ये तीनों किस्म की मिसालें कर ली। इफ़ यू वांट टू टेक अ पिक्चर फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस यू कैन टेक। ये एग्जांपल 1 थी हमारी, ये एग्जांपल 2 थी हमारी, एंड ये एग्जांपल 3 थी हमारी। तो बस असूल क्या बन गया? साल के जो आखिरी तारीख है वो देखनी है और उसके बाद सोच लेना कौन सा जून आ रहा है। अच्छा आप बता दो यार, इस पूरे सेक्शन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई? ये सेक्शन तो हमारा ख़त्म हो गया। इसमें नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन किस पॉइंट में है? 1 में। स्पेशल टैक्स ईयर की 2 में। अगर क्लास ऑफ पर्सन्स ने टैक्स ईयर चेंज कराना है तो 2A में। अगर एक पर्सन ने टैक्स ईयर चेंज कराना है तो 3B 4B, लेकिन 3 की कंडीशन भी 5 है, 4 की कंडीशन भी 5 है। कंडीशन क्या है? नॉर्मल से स्पेशल पे जाएं या स्पेशल से नॉर्मल पे जाएं, कंपेलिंग नीड आप शो करेंगे। क्लियर? अच्छा इसके बाद पॉइंट 6 है ना। पॉइंट 6 क्या कहता है? पॉइंट 6 कहता है मेरे भाई कि आप कमिश्नर जब इजाज़त देगा तो इजाज़त देने से पहले बुला के ज़रा एक मीटिंग सी कर लेगा, और अगर इजाज़त देने में सोचे कि देनी ही नहीं तो कमिश्नर फिर वो ऑर्डर में लिख के बता देगा। पॉइंट 7 में सिंपल वो ये कह रहा था कि कमिश्नर दी हुई इजाज़त बाद में वापस भी ले सकता है। 8 को छोड़ेंगे, आसान सी ट्रांजिशनल टैक्स की डेफिनेशन है। बाद में अगर कभी भी आपको डिससेटिस्फाइड हो जाए कमिश्नर के फैसले से, 3 फैसले मैंने बताए हैं, तो आपने अपील जाके करनी है बोर्ड को। बोर्ड का फैसला फिर इस बारे में क्या होगा? फाइनल होगा। अच्छा ये चैप्टर आपको पता है मैंने पूरा अटैच कर दिया हुआ है कल के नोट्स, कल के जो लेक्चर था उसके साथ। तो आप जो है वो अब ऐसा करें, इसका क्वेश्चन ट्राई करें पास पेपर का। ये क्वेश्चन बनेगा ना? हाँ, क्वेश्चन 16 पढ़ें जी, क्वेश्चन पढ़ें। जी सवाल पढ़ लिया आपने? इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर। तो कंपनी है एज द इनकम ईयर ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी इन यूएसए एंड्स ऑन 31 दिसंबर। अच्छा आप मुझे बताओ, इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड से आपको क्या लग रहा है? ये एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है या क्लास ऑफ पर्संस की बात हो रही है? इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड
सिंगल पर्सन की बात हो रही है क्योंकि कंपनी एक सिंगल पर्सन है, एक कंपनी एक सिंगल पर्सन है। तो सिंगल पर्सन अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज करना चाह रहा है फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर, क्योंकि उसके पेरेंट कंपनी का ईयर एंड बाहर के मुल्क में 31 दिसंबर है। आप बताओ नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाह रहे हैं या स्पेशल से नॉर्मल? नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। Advise IPL about the requirements of law regarding the change of tax year from normal to special। तो IPL को आप requirements बता दो कि वो change in tax year के लिए क्या क्या चीजें पूरी करे। अच्छा 3 नंबर का है तो नॉर्मल और स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन भी लिख के आएंगे? नहीं, सवाल पढ़ो क्या है। Advise IPL about the requirements रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। आपसे मशवरा मांगने आया है कि मैं अपना टैक्स ईयर बदलना चाहता हूं तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट्स बता दें। तो अब बताओ, हम मोटी मोटी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बताएंगे तो हमें इस चक्कर में जाने की जरूरत, हाँ हमें इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है कि आप जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन दे रहे हो, स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन दे रहे हो, तो इन चक्करों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके चलें जी, अब क्या करेंगे इसमें, आ जाएं आप सेक्शन 74 में। हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बतानी है चेंज इन टैक्स ईयर की, कि साल किसी बंदे ने बदलना है तो उसके लिए क्या क्या शराइत पूरी कर दें। तो सेक्शन 74 है ना, हाँ। अच्छा भाई, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अ पर्सन में अप्लाई, पॉइंट 3 एप्लीकेशन दे। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग, राइटिंग में एप्लीकेशन दे टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मे अप्लाई इन राइटिंग, लेकिन ऑब्वियसली आप पूरी बात लिख के आओगे। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, अ पर्सन की जगह इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड लिख सकते हो। इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर to allow Inspired Pakistan Limited to use a 12-month period other than normal tax year as a special tax year, and Commissioner may allow him. The order will be passed by the Commissioner if the condition mentioned below is fulfilled. Condition जरूर लिख के आना कि Inspired Pakistan Limited ने हमसे मशवरा मांगा है तो मशवरा अधूरा नहीं देना चाहिए, मशवरा मुकम्मल देना चाहिए। Inspired Pakistan Limited तुम्हें टैक्स ईयर बदलने की सिर्फ तब इजाज़त मिल सकती है जब तुम जो है कंपेलिंग नीड शो करो। अगर कंपेलिंग नीड शो नहीं करोगे तो इजाज़त नहीं मिलेगी। तो कंडीशन क्या है? कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल ओनली इफ द इंस्पायर्ड पाकिस्तान हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। तो द कमिश्नर में इंपोज कंडीशन, बस इस तरह ये लिख के आ जाना। इसमें ना आप 4 तो बिल्कुल नहीं लिखना क्योंकि स्पेशल से नॉर्मल की बात नहीं हो रही। अगर लिख के जाना चाहो तो 6 लिख सकते हो कि उसको बता दो यार कि एक ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दी जाएगी, यानी कमिश्नर फैसला सुनाने से पहले आपको बुलाएगा। तो ये सच कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन पॉइंट 6 लिखा भी जा सकता है। बहरहाल 3 एंड 5 इज़ इनफ, 3 एंड 5 इज़ इनफ कि आपने 2 रिक्वायरमेंट्स हैं असल में मेन, अप्लाई इन राइटिंग एंड शो कंपेलिंग नीड। ये 2 शराइत समझ लो, 2 रिक्वायरमेंट समझ लो। जो बंदा इन 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा, अप्लाई इन राइटिंग और कंपेलिंग नीड शो कर देगा, तो उसको इजाज़त मिल जाएगी नॉर्मल से टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने की। ओके अच्छा भाई, आगे चलते हैं। सेक्शन 74 हमारा मुकम्मल हुआ। आज हमारी बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डिस्कशन होनी है नीचे चलें चैप्टर के, हाँ इसी टैक्स ईयर के नीचे ही बिल्कुल, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। क्या? रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। ओके अच्छा भाई, ये एक डिस्कशन है यार, इसको साइड पे ना कर दें। अच्छा, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, उससे पहले एक बात जो आप अपने रजिस्टर में लिख लें कि हमारे लॉ में जो पर्सन है उसकी जो हम कैटेगरीज बनाएंगे पर्सन की, वो 3 बनाएंगे। वो पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस तो वो अलग बात थी ना, अभी मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूं। नोट करें रजिस्टर पे। पर्सन हमारे लॉ में 3 किस्म का हो सकता है, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी।
एक अकेला डॉक्टर, ये भी पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म पूरे को एक पर्सन कहा जाएगा और पूरी कंपनी को एक पर्सन कहा जाएगा। ठीक है, क्लास ऑफ पर्संस की बात नहीं कर रहा, सिंपल पर्सन की बात कर रहा हूं। तो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है जिसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कहेंगे अभी थोड़ी देर में, और पर्सन कंपनी भी हो सकती है। अब यार सवाल ये है कि ये पर्सन को लॉ मेकर ने अलग क्यों किया? देखो, इंडिविजुअल्स ने भी टैक्स जमा कराना है, पार्टनरशिप फर्म्स ने भी टैक्स जमा कराना है पाकिस्तान में, और कंपनीज ने भी पाकिस्तान में टैक्स जमा करवाना है। तो इन्होंने जो तीनों ने टैक्स जमा करवाना है ना, तो इनमें आगे दो बाइफर्केशंस होंगी। कुछ को कहा जाएगा रेजिडेंट, कुछ को कहा जाएगा नॉन रेजिडेंट। कुछ को रेजिडेंट, कुछ को साथ साथ नोट करें, कुछ को रेजिडेंट, कुछ को नॉन रेजिडेंट। तो ये पर्सन की क्लासिफिकेशन है इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी में ये पर्सन की डेफिनेशन है। क्लियर? ओके। आज हमारा जो डिस्कशन का महवर होगा, शायद हम इसी को मुकम्मल कर पाए, आगे ना चलें, वो होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है, फिर हम उसकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट कहना क्यों जरूरी है। अच्छा जरा सोचो, ये इंजमामुल हक रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा ना? रेजिडेंट इंडिविजुअल क्यों? पाकिस्तान में रहता है। वसीम अकरम, नाम सुना है वसीम अकरम का? रेजिडेंट इंडिविजुअल। शाहिद अफरीदी, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा, ब्रायन लारा जो क्रिकेटर है, बाहर के मुल्क में होता है, नॉन रेजिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के लॉ में, पाकिस्तान के लॉ की रोशनी में डोनाल्ड ट्रंप रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट? क्या क्राइटेरिया बनाए आप? तो क्राइटेरिया आपने आप मेरे से सुनना है। क्राइटेरिया क्या है जिसकी बुनियाद पे हम किसी को रेजिडेंट करार दें या नॉन रेजिडेंट करार दें? आप सोच रहे होगे आईडी कार्ड किस मुल्क का है, पैदाइश किस मुल्क में हुई, वहां से डिसाइड करेंगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। नो नो नो, डिसाइड इस बुनियाद पे करेंगे कि नंबर ऑफ डेज वो बंदा कितने पाकिस्तान में मौजूद रहा। नंबर ऑफ डेज इन लॉ में बता दिए गए हैं। जो बंदा उस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज में पाकिस्तान रहा, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। ओके, अब मेरे भाई हम इसी पेज पे हैं, पेज 36 पे, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 81 अभी छोड़ें, सेक्शन 82 रेजिडेंट इंडिविजुअल। Resident individual, an individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। मैं बैक से कैलकुलेटर निकाल दो। तो जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रहेगा, हाँ बैग में पड़ा हुआ है, जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रहेगा, he will be considered as resident इंडिविजुअल। अब आज के बाद नामों पे नहीं जाना, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, ब्रायन लारा, नाम पे नहीं जाना, आईडी कार्ड पे नहीं जाना, कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है वो कितने दिन पाकिस्तान में मौजूद रहा। क्लियर? ओके, चलो जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। एग्जाम्पल करते हैं जी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 ये है यार कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर उमर। वो आता जाता रहता है, उसके कुछ बिजनेस बाहर के मुल्क में है, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं। तो टैक्स ईयर मैं बात कर रहा हूँ 2021 कर लेते हैं, टैक्स ईयर 2021। आपको पता है टैक्स ईयर 2021 कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? टैक्स ईयर 2021 1 जुलाई 20 को शुरू होगा और 30/6/21 को खत्म हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे और ये टैक्स ईयर बनेगा 2021। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये इस बंदे का स्टे पाकिस्तान में, इस बंदे का स्टे पाकिस्तान में, ये मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने। मिस्टर उमर टैक्स ईयर 2021 के बारे में आपसे पूछना चाह रहे कि मेरा स्टे है पाकिस्तान में 1 जुलाई 2020 से लेके 23 दिसंबर 2020 तक। क्लियर? और फिर मैं बाहर के मुल्क चला गया होगा, फिर कहते हैं मैं 15 मार्च 2021 से, प्लीज ट्राई टू फोकस। अच्छा चलो वो मैं बताता हूं,
15 मार्च 2021 से 24 अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान रहा। ये मेरा स्टे है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान स्टे मुसलसल है या बीच में बाहर भी चला गया था? बीच में बाहर भी चला गया था। अब हमने इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। अब हमने आंसर निकालने के लिए इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपके सामने टाइमलाइन बनाऊं तो 1 जुलाई 20 इस दिन पाकिस्तान है। देखो वो बोर्ड की तरफ, इस दिन पाकिस्तान है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां तक तकरीबन पाकिस्तान रहा। अच्छा, आपको पता है ये 31 दिसंबर 20 आ गया होगा। 31 दिसंबर 20 के बाद जनवरी 21, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 21। तो आपको पता है हमारा कैलेंडर ईयर नहीं होता, हमारा 1 जुलाई 20 को साल शुरू होता है, 30 जून 21 को खत्म होता है। ब्लू लाइन शो कर रही है इसका स्टे पाकिस्तान में। और इसके बाद मेरे ख्याल से ये 15 मार्च को यहां करके मार्च आ जाएगा मेरे ख्याल से। जनवरी शनवरी शायद यहां करके आए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कुछ यहां करके तकरीबन ऐसे ही। मैं जरा डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूं। तो मार्च और अप्रैल भी ये बंदा पाकिस्तान रहा। तो ये जो मैंने आपको ब्लू में बना के दिया डायग्राम, ऑलमोस्ट आपको फीलिंग आ रही है कि जुलाई से 23 दिसंबर और ये मार्च 15 से 24 अप्रैल तक तकरीबन। बाकी मई जून में ये पाकिस्तान नहीं है। तो इसका स्टे हमारे टैक्स ईयर में कितने दिन पाकिस्तान बनेगा उसकी अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। तो भाई मैं जुलाई से गिनना शुरू करूंगा यार। जुलाई में बताओ कितने दिन पाकिस्तान रुका होगा? 31। अगस्त में 31 दिन होते हैं। सितंबर में 30। अक्टूबर में 31। नवंबर में, हाँ नवंबर में 30 दिन। दिसंबर यार काउंट करो, दिसंबर में कितने दिन? हाँ एक्सलेंट, दिसंबर में 23 दिन। दिसंबर में 23 दिन पाकिस्तान रुका। बाकी 24 को तो बाहर के मुल्क होगा ना, 24 दिसंबर को। अच्छा आगे आगे जारी रखो। जनवरी 0, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, वैसे लिखने सारे महीने को जरूरी नहीं होने। जनवरी 0 डेज। फरवरी 0 डेज पाकिस्तान में। मार्च 15 नहीं, 15 को तो ये पाकिस्तान आया है 15 को। अब उंगलियों पे पोरों पे गिनना शुरू करो। 15 मार्च को पाकिस्तान है, तो 15 से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान है। तो इसका मतलब है 14 मार्च तक तो बाहर के मुल्क था। अब 15 से गिनना शुरू करो, उंगलियों के पोरों पे गिने। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बने? 17 दिन बन गए। तो ये गलती बच्चे करते हैं, ये 17 दिन। मार्च में 17 दिन, अप्रैल में कोई गिनने की जरूरत नहीं, अप्रैल में 24 दिन। अप्रैल में 24 दिन पाकिस्तान रुका। मई में 0 डेज, जून में 0 डेज। टोटल मारो 193। चलें जी बच्चों नोट कर लें, मैं भी जरा चेक कर लूं। 193 आ रहा है, नोट कर लीजिए सारा। यार ये दो चेक करो, 193 नहीं लग रहा मुझे। दो 217 है भाई, 217। तो इसका स्टे पाकिस्तान में मेरे भाई बना 217 डेज। 217 डेज। चलें जी नोट कर लें एग्जाम्पल 1। क्लियर? हाँ जी, चलें जी अगली एग्जांपल करें। तो असूल क्या बना भाई, आपने इसका कहाँ का स्टे काउंट करना है? 183 डेज पाकिस्तान में। तो कंक्लूजन बता दो।
आंसर में कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लें खुद ही रजिस्टर पे। मिस्टर उमर इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, मिस्टर उमर इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब जरा ये पढ़ो, अब रिवाइंड करके आप नोट कर लें अगर आपने नोट नहीं किया, सफिशिएंट टाइम दे दिया था। An individual shall be a resident individual. An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to. इसका पता क्या मतलब है? For a period of, चाहे मुसलसल रुके पाकिस्तान या अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू, बीच में आता जाता भी रहे कोई मसला नहीं, एग्रीगेट करके आपने देखना है। तो बीच में अगर बाहर चला गया था तो हमने उस अरसे को भी गिना है। इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू वन, रेजिडेंट बन जाएगा तो इसकी टैक्सेशन कैसे करनी है वो भी बात करेंगे, इसको भी छोड़ो, अभी सिर्फ ये जानना है कि कौन सा बंदा रेजिडेंट है कौन सा नॉन रेजिडेंट। तो 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर, तो ये बंदा रेजिडेंट बन गया। क्लियर भाई? वो अल्ताफ भाई का नाम सुना है? पूरा नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। पार्टी कौन सी है? MQM। पार्टी ज्यादा रहती कहां पे उनकी? कराची। अच्छा, वो खुद किधर है? उनकी वजह पे मिस्टर अल्ताफ हुसैन एज एन इंडिविजुअल बताओ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? एक्सेलेंट, नॉन रेजिडेंट। वाई? हाँ, उनका आईडी कार्ड नहीं हमने देखना कहां का है, वो पाकिस्तान आते ही नहीं, तो स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर 0 डेज, तो इसलिए उनके दिन गिन लें, 0 डेज पाकिस्तान में रुके, ही इज ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट कौन होगा? जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज होगा। अच्छा जी, अगली एग्जांपल मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं। ब्रायन लारा है, ये वो पाकिस्तान में आया 10 दिन के लिए, कोई सीरीज थी, मैच खेलने के लिए आया। ये पिछले दिनों हाशिम मामला आया हुआ था, चलो छोड़ो, पिछले दिनों हाशिम मामला आया हुआ था, अब पता नहीं चला गया या नहीं, चलो 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए PSL खेलने आया हुआ था। तो हाशिम मामला को पाकिस्तान में आप 30 दिन के लिए आया हुआ, तो क्या कहोगे? रेजिडेंट कहोगे नॉन रेजिडेंट? क्यों? क्योंकि 183 डेज से कम स्टे था उसका, और अगर वो 183 डेज रुक जाता, कोई बहुत ज्यादा सीरीज खेल के जाता, 183 डेज रुक जाता, फिर क्या वो बन जाता? तो रेजिडेंशियल स्टेटस का आईडी कार्ड या नेशनैलिटी से ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस का किससे ताल्लुक है? नंबर ऑफ डेज ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। क्लियर? अच्छा, एक लाइन इसने बड़ी मजे की लिखी हुई है, 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर में 183 डेज रुके। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल 2 बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। एग्जाम्पल 2, एक साहब हैं मिस्टर तैमूर, उन्होंने आपसे पूछा कि यार मैं टैक्स ईयर 2021 में मुझे बताओ मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट। हमने कहा यार आप अपना स्टे बताओ पाकिस्तान में, स्टे बताओ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कितने दिन रुके हो। कहते यार मैं ना आया था 15 जनवरी 2021 को और मैं रुका था पाकिस्तान में कब तक? मैं रुका था जी 22 सितंबर 21 तक। तो मुझे आप बता दो कि मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट। आंसर, आंसर से पहले मुझे एक चीज बता दो कि टैक्स ईयर 2021 ये शुरू कब होता है? टैक्स ईयर 2021 शुरू कब होता है? 1 जुलाई, एक्सेलेंट, 1 जुलाई 20, और खत्म कब होता है? 30/6/21। क्लियर? अच्छा, अब अगर ये मैं आपके सामने बनाऊं 1 जुलाई 20 से 30 जून 21, तो अब आप मुझे ये, मैं ब्लू मार्कर पकड़ के बता रहा हूं, ये मेरे ख्याल से कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, कुछ जनवरी में, सॉरी हाँ ये ऊपर था, तो जनवरी में कोई आया पाकिस्तान में ये, तो मेरे ख्याल से ये जनवरी कहीं यहां पे बनेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पाकिस्तान रुका। अब बताओ इसके नंबर ऑफ डेज हमने काउंट करने हैं कि ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट।
आप बताओ इसके नंबर ऑफ डेज हम कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ डेज काउंट करवाओ। जुलाई में 0, अच्छा इस तरह कर लूं मैं, इजाजत है? जुलाई में 0 डेज, वो जगह ज़्यादा ले रहा था उस तरह। अगस्त में 0 डेज, जुलाई में 0 डेज, अगस्त में 0 डेज, सितंबर में 0 डेज, अक्टूबर में 0 डेज, नवंबर में, दिसंबर में 0 डेज, जनवरी में 17 दिन, 17 काउंट किए हैं, ठहरो मुझे भी करने दो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। एक्सेलेंट। जनवरी में 17 दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं यार? 28 होते हैं, 29 होते हैं? 28 होते हैं, 28 होते हैं। लीप का साल नहीं है ये, 28 होंगे। अच्छा, फरवरी में 28 हो गए, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में क्यों नहीं गिनना मेरे भाई? जुलाई नहीं गिनना आपने। ये देखो, ये जो मैं हाइलाइटर पकड़ा है मोहतरम, ये तो अगला साल है, इसका तो स्टे अगले साल है। इस पोर्शन को आप टोटली इग्नोर कर दो, इस पोर्शन को टोटली इग्नोर कर दो। अबे तू जुलाई, अगस्त, सितंबर में रुका है पाकिस्तान में तो रुक, तेरी मर्जी, तुम रुके हो, तुम्हारी मर्जी, मुझे उससे क्या कंसर्न है? मैंने तो देखना है जुलाई से लेके जून तक कितने दिन रुका। अब आप काउंट करो, जुलाई से लेके जून तक कितने दिन रुका? 17 जमा 28 जमा 31 जमा 30 जमा 31 जमा 30, 160। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि टैक्स ईयर 2021 के लिए ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? आप बता दो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या बनेगा? इसका स्टे कितने दिन है? 167 डेज। इसलिए ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। ये CONC मैंने कंक्लूजन लिखे है, नॉन रेजिडेंट है। फॉर बोलो 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 बोलो, फॉर टैक्स ईयर 2021, मैंने टैक्स ईयर 2021 के लिए ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। चलिए जी, नोट कर लें। अब समझ आई, जरा बात क्लियर हुई? जुलाई का सितंबर में रुके, वो क्यों नहीं काउंट किया? वो अगर अगले साल का सवाल आएगा तो फिर काउंट करके देख लेंगे। अगले साल का सवाल ही नहीं है, हमें सवाल में पूछा ही क्या है? टैक्स ईयर 2021, तो वो तो 30 जून 21 को खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने जून तक अरसा गिना है, जून के बाद वाला नहीं गिना। मजे की थी एग्जाम्पल 2। ओके, चलें जी, कर लें भाई, नोट जल्दी कर लें। ओके, चलो भाई इधर देखें आप। An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। यार थोड़ा सा अगर सब्र है तो ये A, B और C जो है ना, इसको देखते हैं, इंशाल्लाह कल कर लेंगे या अभी टाइम मिला तो अभी कर लेंगे, ठीक है? A, B और C को जरा होल्ड पे लगा दो, पेंडिंग। ये A, B पॉइंट है और C है। B पॉइंट एक था, लॉ मेकर ने डिलीट कर दिया, उसकी जगह A, B आ गया है। बहरहाल आपने नंबरिंग याद नहीं करनी होती। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल में पहला पॉइंट समझ आ गया हमें। ये आखिरी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इन द टैक्स ईयर 30 जून तक आपने उसके दिन काउंट करने हैं। चलो जी, ये ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है एक, और एक है इनकम टैक्स रूल्स 2002। इसकी कहानी ये है कि मुशर्रफ के दौर में एक लॉ बना था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उससे पहले पाकिस्तान में टैक्स लॉ था, लेकिन वो हुकूमत ने बदल दिया, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था 2001 में। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स आए थे 2002 में। तो ये इनकम टैक्स रूल्स में से एक पॉइंट है जो हमारे लिए रेलिवेंट है। आपने इसके ऊपर आप फोकस करना है और देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस एक बंदे का काउंट कैसे किया जाता है। अब एक सवाल अराइज होता है, एक बंदा कहते हैं मैं पाकिस्तान आया, रात को 10 बजे पहुंचा, पाकिस्तान रात को 10 बजे पहुंचा,
तो जो 183 डेज हम काउंट कर रहे हैं उसमें वो जो मैं पाकिस्तान रात को 10 बजे पहुंचा, तो पाकिस्तान रात को बड़ा लेट पहुंचा हूं मैं, वो दिन आप काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो लॉ मेकर ने जवाब दिया यस, वो दिन इसका काउंट किया जाएगा। तो याद रखो आने का दिन काउंट किया जाएगा। इसी तरह अब आप सोच रहे होगे सर फिर जाने का दिन काउंट ना करें? नहीं 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 नहीं, हमारा लॉ मेकर बड़ा सख्त था, उसने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, उसने कहा आने का दिन भी पूरा काउंट करें, जाने का दिन भी पूरा काउंट करें। अब एक बंदा कहता है यार मेरी सुबह 6 बजे फ्लाइट है, तो पाकिस्तान से फिर मैं बाहर जा रहा हूं किसी मुल्क में, तो पाकिस्तान तो सिर्फ 6 घंटे रुका, लेकिन जाने का दिन भी काउंट किया जाएगा। तो पाकिस्तान में जिस दिन आया वो दिन भी होल डे काउंट किया जाएगा, पूरा दिन, और पॉइंट्स में नहीं लेके जाना दिनों को। और जो पाकिस्तान जिस दिन पाकिस्तान से चला गया वो दिन भी पूरा दिन गिना जाएगा। तो थोड़ी सी तफसील थी कि कौन से दिन गिने जाने हैं कौन से नहीं गिने जाने, उस तफसील के अंदर इसने ये बात कर दी। ओके, अ पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल is present in Pakistan including the day of आना and the day of जाना counts as a whole day of such presence। इसको काउंट किया जाएगा as a whole day of such presence, उसकी मौजूदगी का पूरा दिन काउंट किया जाएगा। अब पढ़ लो एक दफा, ये लेक्चर 3 जो है ना सैटरडे को अपलोड हो जाएगा, तो बस इस संडे तक आपने 3 लेक्चर ख़त्म करने हैं, इनको ज़रा पेंडिंग नहीं करना। अगर किसी ने लेट भी लेना शुरू किए हैं तो संडे तक ये 3 लेक्चर आप ख़त्म करें और क्लास के साथ साथ मिलें। अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, अ पार्ट ऑफ अ डे, जाहिर बात है जब फ्लाइट पाकिस्तान आती है तो आप पूरा दिन तो नहीं पाकिस्तान रुकते, बाहर के मुल्क आप गए हुए थे, पाकिस्तान वापस आए, तो पाकिस्तान में तो आप 24 घंटे तो नहीं रुके होंगे, थोड़ा टाइम रुके होंगे। अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ आना एंड द डे ऑफ जाना काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी का पूरा दिन काउंट किया जाएगा। पॉइंट बी, फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली, पॉइंट बी, following days in which an individual is wholly or partly present in Pakistan also count, also अपनी तरफ से बोल रहा हूं, also count as a whole day of such presence। हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, अब पाकिस्तान में आए हुए थे तो ईद की छुट्टियां आ गई बीच में, तो ऐसी मिसाल देता हूं, कोई बंदा था जिसका नाम था हेनरी, उसने सोचा था पाकिस्तान में 180 डेज के लिए रुकूंगा फिर बाहर चला जाऊंगा, तो पाकिस्तान आया हुआ था 180 डेज के लिए, बीच में ईद की छुट्टियां आ गई, उसका काम लटक गया, 6 दिन ईद की छुट्टियां आ गई। अब वो जो 6 दिन है वो भी काउंट किए जाएंगे क्योंकि है तो पाकिस्तान में ही ना, तो अगर पाकिस्तान में कोई हॉलीडेज गुजार रहा है, पब्लिक हॉलीडेज, वो भी दिन काउंट किए जाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर अगर बीमार हो गया है तो बीमारी की वजह से कई लोग होते हैं नौकरी करने आते हैं बाहर के मुल्क से, तो नौकरी करने आए बाहर के मुल्क से, तो बीमार हो गया तो एम्प्लॉयर से उसने रिक्वेस्ट की मुझे छुट्टी दे दो, डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो डॉक्टर हॉस्पिटल भी तो पाकिस्तान में ही है, लाहौर में ही है, नहर के पास ही है, फिर पाकिस्तान का स्टे काउंट किया जाएगा। तो बोलो पब्लिक हॉलीडेज 183 डेज में काउंट की जाएंगी? यस। सिक लीव काउंट की जाएगी? यस। अ डे दैट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इज इंटरप्टेड, ऐसा दिन जिसमें इंडिविजुअल की एक्टिविटी इंटरप्ट हुई बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ लॉकआउट। आप पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान में आप जिस मकसद के लिए आए थे वो काम आपका नहीं हो सका क्योंकि हड़ताल हो गई, दुकानें बंद हो गई, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब लिख लो परचेजेस। आप पाकिस्तान में आए थे कोई चीज खरीदने तो वो चीज लेट हो गई, आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आए थे आम का बाग खरीदने, आम मैं लेके जाऊंगा बाहर के मुल्क, तो वो तो आम पकते पकते ही टाइम लग गया, तो आपकी परचेजेस लेट हो गई, कोई मसला नहीं, खैर है, वो दिन भी आपके काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, अ हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल, ये आया कराची किसी काम से, तो किसी ने इससे इंग्लिश में पूछा, कोई भी बंदा था पाकिस्तान आया कराची किसी काम से, उसने सोचा था 170-80 दिन रुकूंगा फिर चला जाऊंगा, तो किसी ने पूछा तुम लाहौर गए हो? उसने कहा नहीं। देखिए तुम तो अभी जम्मे ही नहीं, तुम तो अभी दुनिया भी नहीं आए, हमें लगता है, लाहौर देख के आओ भाई, मीनारे पाकिस्तान देख के आओ, उधर शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, जाओ उधर लाहौर देखो।
मोटरवे है लाहौर की, देखो जबरदस्त। वो बजाय कि अपना काम करता, जिस काम से पाकिस्तान आया था वो लाहौर की सैर करने आ गया। अब अपनी एक्टिविटी से पहले भी सैर करने आ सकते हैं, बिफोर एक्टिविटी इन पाकिस्तान। हो सकता है कराची से कुछ सामान खरीदने आया हो बाहर के मुल्क से, तो वो लाहौर चला गया, लाहौर भी तो पाकिस्तान में है, तो हॉलीडेज मनाने लग गया है, हॉलीडेज मनाने लग गया है। और फिर वो काम करता रहा, अपना कराची जाके काम करता रहा। फिर किसी ने दौराने विजिट का, यार तूने मरी नहीं देखा? कहता नहीं मैंने तो मरी नहीं देखा। कहा जा तू मरी जा। तो ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी बाहर चला गया, अपना जो काम कर रहा था उसके दौरान भी बाहर वो बाहर से मुराद है कराची से बाहर चला गया, पाकिस्तान के अंदर ही रहा और छुट्टियां गुजार रहे, हॉलीडेज स्पेंड कर रहे। हो सकते बीवी बच्चों को भी बुला ले 2-4 दिन के लिए, मैं मरी जा रहा हूं पाकिस्तान में, आ जाओ तुम लोग। और आफ्टर एनी एक्टिविटी, जो काम करने आया था, एक्टिविटी से मुराद है जो काम करने आया हुआ है बाहर के मुल्क से, वो क्रिकेटर मैच खेलने आया होता है, बाकी लोग लॉयर को बाहर के मुल्क का है, वो लॉ केस लड़ने आया होता है। तो जो काम करने आया हुआ है उसके दौरान अगर छुट्टियां गुजारने लग जाए, उस काम से पहले, उस काम के दौरान या उस काम के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो छुट्टियां गुजार रहे तो दिनों को काउंट ना किया जाए, इनको भी काउंट किया जाएगा। असल में देखो ये जो पॉइंट है ना 1 2 3 4, इन सारे पॉइंट्स की मां है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी को ना इनके साथ मिला के पढ़ेंगे, इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, यानी पॉइंट बी को सबके साथ मिला के पढ़ेंगे। और पॉइंट बी में देखो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज, किधर है, फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। उनकी मौजूदगी का पूरा दिन काउंट किया जाएगा, नेमली public holidays, day of leave including sick leave, day that individual's activity in Pakistan is interrupted because of फला फला फला, और holidays spent by individual in Pakistan before, during और after any activity in Pakistan। ये सारे दिन पूरे काउंट किए जाएंगे। एक इसके अंदर जो है ना वो एक्सेप्शन है, एक इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शन है, वो जरा आपने गौर से समझनी है। एक्सेप्शन क्या है? ये है पाकिस्तान, ये है चाइना और ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अब एक बंदा चाइना से अफगानिस्तान जाना चाह रहा है, किसी ने कहा यार ये बारों बार फ्लाइट नहीं जाती, बारों बार फ्लाइट नहीं जाती। आप जहाज पे बैठो, ये जहाज बना लेते हैं, ये बंदा इस पे बैठ गया, आप जहाज पे बैठो, जहाज पे बैठ के आप जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको जो है वो 8 घंटे रुकना पड़ेगा अफगानिस्तान की फ्लाइट के इंतजार के लिए। फिर अफगानिस्तान के लिए आप नई फ्लाइट पकड़ो पाकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान जाओ। अब ये जो 8 घंटे पाकिस्तान में रुका है ना, ये सिर्फ इस वजह से रुका है कि इसने अपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी थी, इसने अपना कोई काम नहीं करना था पाकिस्तान में, ये मजबूरी में पाकिस्तान रुका है, ये मजबूरी में पाकिस्तान रुका है। क्यों? इसलिए कि इसको चाइना से अफगानिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो मजबूरन कोई कोरोना के ऐसे केसेस हुए हुए थे, चाइना से अफगानिस्तान फ्लाइटें बंद हुई थी, तो उसको चाइना से अफगानिस्तान मिल ही नहीं रही थी। मैंने कहा चाइना से पहले पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाओ, तो पाकिस्तान इसको 8 घंटे रुकना पड़ सकता है, 10 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे रुकना पड़ता है पाकिस्तान। जितना भी ये पाकिस्तान रुकेगा उन दिनों को काउंट नहीं करना आपने, क्योंकि ये इन ट्रांजिट है दोनों मुल्कों के दरमियान। क्लियर? बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, अजीब सवाल पूछते हैं, वो मेरी नज़र में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सर अगर इस दौरान वो कोई अपना काम करने लग जाए पाकिस्तान में, जो करता रहता है कभी आके, भाई फिर काउंट कर लो आप दिन, लेकिन वो वाई कैप इसमें नहीं जाता। बस आप सिंपल सा रूल याद रखो, दो मुल्कों के दरमियान जब क्या है, ट्रांजिट में छुपा हुआ है, तो दो मुल्कों के दरमियान, चाइना भी पाकिस्तान से बाहर है ना आजकल, है ही नहीं पाकिस्तान का हिस्सा, मजाक कर रहा हूं, और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से बाहर है। तो अगर आप पाकिस्तान में रुके, किसी दो मुल्कों के दरमियान ट्रेवल करते हुए पाकिस्तान मजबूरन रुकना पड़ गया, तो फिर ऐसी सूरत में ये वाला आपका जो टाइम है पाकिस्तान का स्टे काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? नहीं, आप काउंट कर लो तो हो सकता है इससे पहले वो 182 डेज रुक के चला गया हो किसी दिन, किन्हीं दिनों में हो सकता है ना, वो 182 डेज हो सकता है, ये 182 डेज ही रुका हो इससे पहले,
तो अब अगर ये एक दिन डाल दिया तो 183 इसके बन जाने हैं, तो इसलिए ये काउंटिंग के लिए में ये इग्नोर करना है। पॉइंट सी पढ़ो यार। अ डे और अ पार्ट ऑफ डे, अ डे और अ पार्ट ऑफ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान, जहां एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में है सिर्फ और सिर्फ बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, क्योंकि वो ट्रांजिट में है बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। ये दो डिफरेंट प्लेसेस, बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। आपको पता है ये दोनों प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान है, चाइना भी अफगानिस्तान भी। डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो कंक्लूजन अब क्या बना यार कि ए और बी में जरा डिफरेंट बात हो रही है और सी में डिफरेंट बात हो रही है। कैसे? हाइलाइटर से समझो। ए में क्या लिखा हुआ है? काउंट्स। बी में क्या लिखा हुआ है? काउंट। और सी में क्या लिखा हुआ है? आप बताओ कि आने जाने का दिन काउंट किया जाएगा पाकिस्तान में आने जाने का? अच्छा, कोई हॉलीडेज हो गई, बीमार हो गया, पाकिस्तान में एक्टिविटी उसकी रुक गई, या जो है वो हॉलीडेज स्पेंड करने चला गया, तो ये दिन काउंट किए जाएंगे? यस। लेकिन अगर दो मुल्कों के दरमियान ट्रैवल कर रहा है, किसी एक मुल्क में दरमियान में रुकना पड़ गया, तो वो वाला पाकिस्तान में रुकना पड़ गया दरमियान में, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, अब मेरे भाई ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, अब पास पेपर का सवाल करते हैं। क्वेश्चन 17 का 1 पढ़ो। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, वो जो हमने रूल्स अभी पढ़ के आए हैं। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस फॉर टैक्स ईयर 13। टैक्स ईयर 13 का क्या मतलब है यार? हाँ, एक्सेलेंट। टैक्स ईयर 13 का मतलब है 1 जुलाई 12 से 30 जून 13। ठीक है, तो ज़हन में कौन से महीने होने चाहिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2012 वाले, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2013 वाले। तो टैक्स ईयर 2013 है। रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया, रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को सऊदी अरब चला गया। सोच के बताओ 24 दिसंबर को कहां था? पाकिस्तान था तो गया होगा ना। 24 दिसंबर को अगर सऊदी अरब गया है तो 24 दिसंबर को कोई शाम 5 बजे की, 6 बजे की, या सुबह 2, 3, 4, 5 या सुबह 10 बजे की फ्लाइट होगी ना, तो 24 का दिन तो पाकिस्तान वाला गिना जाएगा। 24 का दिन तो पाकिस्तान में स्टे गिना जाएगा, क्योंकि 24 को पाकिस्तान में ही था। 24 को पाकिस्तान में था तो 24 के दिन की फ्लाइट मिली ना। अच्छा मुझे बताओ कि तो 24 दिसंबर को, दिसंबर ये जून है ना, दिसंबर कहीं यहां बनेगा ना? ऐसा ही है ना, टाइमलाइन पे यहां कहीं 24 दिसंबर बनेगा। तो जुलाई में कहां था? 24 दिसंबर को तो सऊदीया चला गया, 24 दिसंबर को सऊदीया चला गया। जुलाई में कहां था? अगस्त में। तो मैं वो ब्लू मार्कर पकड़ के अगर ये कहूं कि जुलाई में पाकिस्तान था तो इतराज तो नहीं होगा आपको? अगस्त में पाकिस्तान था, सितंबर में पाकिस्तान था, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में भी शायद 23 या 24 तारीख तक पाकिस्तान था। ऐसा ही है। आगे पढ़ो। रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज न्यू जॉब। नई जॉब के लिए गया। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 13 टू 24 जून 13। ये जरा देखो किधर है। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 13 टू 24 जून 13 for presenting a research paper, for presenting a paper in seminar, but due to unavoidable circumstances the seminar was cancelled। उसने कोई रिसर्च करनी थी तो रिसर्च पेपर उसने जमा कराना था, तो वो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हुए, सेमिनार उसका कैंसिल हो गया। तो अच्छा आप बताओ, ये 20 जून से 24 जून ये कराची आया हुआ, तो कराची पाकिस्तान में है। तो मुझे तो ये फीलिंग आ रही है
कि 20 जून से 24 जून, ये थोड़ा सा अरसा, चंद दिन बनते हैं ना, ये भी ये पाकिस्तान में था। 24 जून के बाद वो ऑब्वियसली फिर सऊदी अरब होगा। तो 20 जून से 24 जून भी कहां था? पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान के दिन मुझे काउंट करवाओ, अब पाकिस्तान के दिन काउंट करवाओ। जुलाई में 31, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 24 दिसंबर को भी काउंट करना है, 24, आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, कब से कब तक था, कब से कब तक था कराची? 20 से 24, 20 से 24 वो कराची था। 20, 21, 22, 23, 24। कोई नहीं, सेमिनार कैंसिल हो गया या कुछ कोई भी वजह बनी, दिन काउंट किया जाएगा। पता है दिन काउंट कब नहीं किया जाता? जब दो मुल्कों के दरमियान इन ट्रांजिट हो, तो फिर दिन काउंट नहीं किया जाता। ये तो आप ट्रांजिट में तो नहीं, आप तो कराची बैठे हुए हैं और कुछ सेमिनार था कैंसिल हो गया, भाई कैंसिल होता रहे, पाकिस्तान में तो बैठा है, तेरे दिन काउंट करेंगे, तेरा मीटर चलाते रहेंगे हम। ये 5 दिन हो गए। अब यार ये टोटल करो, 31 जमा 31 जमा 30 जमा 31 जमा 30 जमा 24 जमा 5, एक्सेलेंट, 182। तो बताओ कंक्लूजन क्या बना? यस, ही इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर? ओके, चलें जी, नोट कर लें आप हजरात अगर करना है तो। ये 00 वाले महीने कैलकुलेशन में कोई एग्जामिनर को शो करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इस तरह शो कर दो बस। ये वाले महीने बेशक शो ना करो। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। रेजिडेंशियल स्टेटस आपने बताना है इन पर्सन्स का। बताओ जी, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट? यार ऐसा तो नहीं ना यार, प्रॉपर जवाब दे के आएंगे। नॉन रेजिडेंट तो है, क्योंकि इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन है? 182 डेज। 183 बनता तो रेजिडेंट बन जाता। अभी ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अब जवाब इसका कैसे दे के आना है? उसके लिए आप सेक्शन पे वापस आए, सेक्शन पे वापस आके ये था, ये सेक्शन पे ये। तो अब अपना रजिस्टर खोलें और लिखें, पेपर में लिखना कैसे है। एन इंडिविजुअल, यहां से लिखना शुरू कर दें। एन इंडिविजुअल शैल बी यार ये चल नहीं रहा। एन इंडिविजुअल शैल बी आ An individual shall be a resident individual। लिखने के रजिस्टर पे देखो, for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। इतना सा लिख लें पहले, यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक, एंड तक। An individual shall be a resident individual if the individual is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। आगे जी इसका कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन दें भाई, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा के इसका कंक्लूजन लिखें। एज मिस्टर रमीज, रमीज ही था ना मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा कौन था। एज मिस्टर रमीज stayed for only 182 days in Pakistan, as Mr. Ramiz stayed for only 182 days in Pakistan, 182 days in Pakistan के साथ आगे ब्रैकेट में लिखें as calculated below, 182 days के साथ बेशक लिख दें as calculated below। stayed in Pakistan for 182 days, या हाँ ठीक है, जो भी था मैं लिखवा रहा था। तो as Mr. Ramiz stayed in Pakistan for 182 days, therefore कैलकुलेशन में वो नीचे महीने शो कर दीजिएगा जो किए थे। therefore he will be considered as a non-resident individual, therefore he will be considered as a non-resident individual in tax year 2013। ये जरूर लिख के आइएगा, in tax year 2013।
2013, टैक्स ईयर 2013 में ये नॉन रेजिडेंट समझा जाएगा। ओके, ये पेपर में लिखने का तरीका होगा। चलो जी, 11 का 3 पढ़ें जी। 11 का 3, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्संस फॉर द टैक्स ईयर 2011 अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। टैक्स ईयर 2011 का क्या मतलब है? 1 जुलाई 10 से लेके 30 जून 11। मिस्टर लियाकत was sent to Pakistan on a special assignment by his UK based company। उसको पाकिस्तान भेजा गया स्पेशल असाइनमेंट के लिए ऑन 1 मार्च 11। He left Pakistan on 9 सितंबर 11। भाई ये देखें, ये 1 जुलाई 10 है, ये 30 जून 11 है। इसका स्टेप बहुत ही कम है। 1 मार्च से गिनना शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर को नहीं गिनेंगे। ये 9 सितंबर वाला इरेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जुलाई अगस्त सितंबर तो अगले टैक्स ईयर में गिर जाएगा। तो अब आप 1 मार्च से गिनना शुरू करें। मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। तो पाकिस्तान वो रुका है मार्च अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर को छोड़ें, वो तो अगले टैक्स ईयर की बातें शुरू हो गई हैं। 30 जून 11 हमारी बॉर्डर लाइन है ना, ये देखें ऊपर लिखा हुआ था टैक्स ईयर 2011। तो इसलिए इन दिनों को काउंट कर लें, ये 122 बनेंगे ना यार, ऐसे ही है ना, 122 दिन बनेंगे ना। तो 122 दिन ये पाकिस्तान रुका है, देयरफॉर ही इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब देख लो भाई, आज 2-3-4 मिनट पहले तो नहीं खत्म हो रहा, कल फिर उधार कर लेते हैं, कल इसको कवर अप कर लेंगे। पूरे टाइम पे हो रहा है, चलो देख लेंगे। ओके ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। इसको याद करें अच्छी तरह, आज तो 1-2 लाइन ही याद करने वाली है।